हेलो एवरीवन, वेलकम टू द लाइट मोड यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो रीजनिंग क्लास जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है बैंक एग्जाम के लिए, इंश्योरेंस एग्जाम के लिए, क्योंकि ये स्कोरिंग कह सकते हैं आपकी कंपेयर टू अदर सब्जेक्ट ये मोस्टली स्कोरिंग गेम होता है कि जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको इससे फ़ायदा मिलेगा और 90-80% आप स्कोर इसमें ला सकते हैं। प्रीलिम्स में तो यो 100% भी ला सकते हैं बच्चे इजीली, बट मेंस में हम कह सकते हैं कि 80-90% स्कोर आप आराम से ला सकते हैं। तो चलिए, आज के रीजनिंग क्लास में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आए हैं। हमारे साथ बने रहिए और देखिए क्लास। खास करके जो भी क्लास हम लेकर के आएंगे उस वीडियो को आप पूरा देखिए, पूरा देखेंगे आप तभी आपको फायदा मिलेगा। तो बने रहिए हमारे साथ। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 10 से ज़्यादा ही क्वेश्चन है और 3 से 4 टॉपिक से है। पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट से है, ब्लड रिलेशन से है, डायरेक्शन सेंस से है, ऑर्डर एंड रैंकिंग से है। तो ध्यान से देसे इस क्लास को। चलिए, अब जैसे क्वेश्चन 1 से 6 में आप देख रहे हैं कि ये पैरेलल रो हमने लिया है। खास करके मेंस एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये पजल मेंस एग्जाम में आते हैं। 6 पीपल इच साइड में बैठे हुए हैं, 6 नॉर्थ साइड में, 6 साउथ साइड में, एक ही फैमिली मेंबर के। और इसी तरह से आपको एग्जाम में भी बस सेम टू सेम पजल आता है मेंस एग्जाम में। प्रीलिम्स में एसबीआई पीओ में आ सकता है, सेबी में आ सकता है, बट आरबीआई असिस्टेंट के लिए और आईबीपीएस आरआरबी के लिए एंड एसबीआई क्लर्क मेंस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। तो चलिए, बने रहिए हमारे साथ और देखिए इस पजल को कैसे सॉल्व करना है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं 12 फैमिली मेंबर्स है, 2 पैरेलल है, 6 पीपल इच साइड है। रो 1 में GHI JK L बैठे हैं और सारे के सारे साउथ की तरफ फेस कर रहे हैं। और रो 2 में MNO XYZ बैठे हैं और सारे के सारे नॉर्थ की तरफ फेस कर रहे हैं। तो देखिए, सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, और नीचे इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। हम आपको जब भी सिटिंग एलिमेंट या पजल सॉल्व करना बताते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि आप किसी को ड्रॉ कैसे करेंगे, कैसे पॉसिबिलिटीज़ बनाएंगे, उस तरह से। तो चलिए हम देखते हैं इस पजल को। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमने यहाँ पे आप देख लीजिए, रो 1 यहाँ पे ले लिया, रो 2 में बाय डिफ़ॉल्ट आप मान के चलिए कि रो 1 साउथ में है और रो 2 में नॉर्थ में है और 2 पॉसिबिलिटीज़ है। ऐसा नहीं कि आपने यहाँ पे एक पॉसिबिलिटीज़ ले लिया और यहाँ पे एक फिर नीचे ड्रॉ कर लिया, नहीं। आप एक ही जगह लीजिए, आपके A4 कॉपी जो एग्जाम में देता है या फिर अपने घर में प्रैक्टिस करते हो, और इसी तरह से ड्रॉ कीजिए। इससे ना आपका बहुत ही टाइम बचने वाला है। तो 6 पीपल बैठे हैं, तो चलिए हम भी 6 पीपल कर लेते हैं, पहले ड्रॉ कर लेते हैं। 3, 4, 5 और 6, 2, 3, 4, 5 एंड 6। और इसमें ना आप जैसे रो 1 में है, सारे के सारे साउथ की तरफ ऐसे है, तो एरो तेरो कुछ नहीं लगा रहे हैं हम, क्योंकि हमें पता है कि ऊपर वाला जो है वो साउथ की तरफ बैठा है और नीचे वाले जो है सारे के सारे वो नॉर्थ की तरफ बैठे हुए हैं। 6। अब 2 पॉसिबिलिटी से हम लेकर के बना रहे हैं। चलिए अब देखिए, J सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ H, आइदर J और H सिट्स एंड एक्सट्रीम इन द ऑफ लाइन। देखिए, एक क्लू तो आपको मिल गया है कि J सिट्स थर्ड टू राइट ऑफ H, J और H में से कोई ना कोई एक्सट्रीम एंड पे बैठा है। और JH किस दिशा में बैठे हैं आप सबको पता है, साउथ, मतलब रो 1 में बैठे हैं। तो चलिए इसको कैसे ड्रॉ करेंगे, 2 पॉसिबिलिटीज हम ले लेते हैं। J सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ H, अगर हमने इस कॉलम में H को यहाँ पे बैठाया तो H के राइट में थर्ड, 1 2 3, J यहाँ पे बैठेगा। और अगर आपको H को एक्सट्रीम इंड पे ले लिया, क्योंकि क्वेश्चन में भी यही कह रहा है, तो यहाँ पे J को एक्सट्रीम इंड में ले लीजिए। और J कहाँ पे बैठा है, H के राइट में थर्ड, यहाँ पे आप इसको बना लीजिए H 1 2 3। बस इतना ही आपको करना है, क्योंकि यही बैठे, 2 ही पॉसिबिलिटीज हो सकती है J और H के बीच, और कोई नहीं हो सकता, इसलिए हम 2 पॉसिबिलिटीज लेकर के चल रहे हैं। द वन हु फेसेस H सिट सेकेंड टू द राइट ऑफ Y, जो भी H के तरफ बैठा है वह Y के राइट में सेकेंड है। ये Y यहाँ हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा। अब इस तरह से कैसे होगा, तो Y यहाँ पे हो जाएगा और 1 और 2, जो द वन हु फेसेस H सिट सेकेंड टू द राइट ऑफ Y, तो Y यहाँ हो सकता है। अब 2 people sits between N and Z, neither N or nor Z sit at the extreme end of the line।
अब एन और जेड जो बैठे हैं वो नॉर्थ की तरफ बैठे हैं और कहता है कि दो पीपल उन दोनों के बीच बैठे हैं और एन एट जेड में से कोई भी जो है एक्सट्रीम इंड पे नहीं बैठा है। मान के चलिए अगर हम एन को यहाँ पे बैठाते हैं और जेड को यहाँ पे, या फिर जेड को यहाँ पे और एन को यहाँ पे, क्योंकि इस तरह से पॉसिबल हम दो देख ही सकते हैं कि बस एक ही चीज है जो हमें दो पीपल टू पीपल गैप में आ सकता है। बट एक चीज यही कर रहा है कि दोनों में से कोई भी नो एक्सट्रीम इंड पे नहीं बैठा है, तो ये पॉसिबिलिटी यहीं पे खत्म हो गई, ये खत्म हो गया। मतलब सिर्फ हमने 3 लाइन पढ़ा और ये पॉसिबिलिटीज खत्म हो गई। तो चलिए दूसरी वाली जो है फर्स्ट पॉसिबिलिटीज उस पर काम किया जा सके अच्छे से। अब कहता है कि टू पीपल इस साइड बैठे हैं, अब हम n को यहाँ पे ले सकते हैं और z को यहाँ पे, या फिर n यहाँ पे बैठेगा तो z यहाँ पे बैठेगा। दो चीज हो गई कि दो पॉसिबल, क्योंकि हमें पता नहीं कि कौन कहाँ पे बैठा है, बट इतना पता है कि n और z में से दो पीपल बीच में बैठे हैं और कोई भी एक्सट्रीम इंड पे नहीं बैठा है। तो बस यही चीज होगा। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन पढ़िए। द इमीडिएट नाइबर ऑफ n फेसेस द पर्सन हु सीट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ g। अब यहां पर एक चीज पढ़ने वाला है। अब चलिए इमीडिएट हु सिट्स टू द लेफ्ट ऑफ जी, जो भी एन के तरफ फेस कर रहा है वो जो बैठा है जी के सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ जी के लेफ्ट में थर्ड बैठा है। जी को मान लीजिए अगर आप यहां पे रखते हैं तो 1 2 3 ये आ सकता है, यहाँ पे एक पॉसिबिलिटीज हो सकती है। अगर हमने जी को यहाँ पे रखा तो 1 2 3 ये सामना सामनी हो जाएगा, तो यहाँ भी यहाँ नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे तो अब हम इसको अगर पॉसिबिलिटीज लेकर चलेंगे, मान लीजिए एन को यहाँ पे हमने बैठा दिया एन को, तो क्या जी को देखिए जी कहाँ पे बैठ सकता है। द इमीडिएट नेबर एंड फेसेस द पर्सन हु सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ जी, जी थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ जी, जी के लेफ्ट में थर्ड 1 2 3 यहाँ पे आ गया। ठीक, अब एक चीज बात है, जी यहाँ पे नहीं हो सकता क्योंकि उसके बाद 3 पीपल होगा ही नहीं। जी अगर हम यहाँ पे देंगे तो यहाँ पे आएगा, जी यहाँ पे आएगा, बट क्या कहता है द इमीडिएट नेबर फ्रॉम फेसेस द पर्सन हु सिट्स टू द राइट ऑफ जी, एन का इमीडिएट नेबर की तरफ बैठा हुआ है। तो चलिए जी यहाँ पे नहीं होगा क्योंकि एन यहाँ पे स्वयं बैठा। अगर हम मान के चलते हैं कि जी को हमने यहाँ पे ले लिया, मान के चलिए कि जी को हमने यहाँ पे ले लिया और 1 2 3 कोई भी जो एन का पड़ोसी है इमीडिएट, तो एन को आपको यहाँ पे लेना पड़ेगा। फिर यहाँ पे ये एन और जेड वाली जो चीज है यहाँ पे एन आ जाएगा, यहाँ पे जेड है। अगर आपने जी को यहाँ पे बैठाया है तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड द इमीडिएट नाइबर ऑफ एन, एन का इमीडिएट नाइबर है फेसेस द इमीडिएट नाइबर एंड फेस द पर्सन हु सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ जी, जी के जो लेफ्ट में थर्ड बैठा है 1 2 3। तो ये चीज एक हो सकती है। आई एंड के आर इमीडिएट नाइबर ऑफ ईच अदर, यहाँ पे फुल स्टॉप होना चाहिए। आई एंड के आर इमीडिएट नाइबर ऑफ ईच अदर। तो एक चीज ध्यान दीजिए, आई कहाँ पे बैठा हुआ है, आई जो है वो नॉर्थ के तरफ बैठा हुआ है, मतलब कि साउथ के तरफ बैठा हुआ है। तो यहाँ पे आई दे दीजिए आप, यहाँ पे के दे दीजिए, या यहाँ पे आई दे दीजिए, यहाँ पे के दीजिए, क्योंकि अगर नाइबर इमीडिएट नाइबर हैं तो और कोई जगह ही नहीं कि वहां पे हम इन्हें बैठा सकें। नेक्स्ट अब हम इंफॉर्मेशन देखते हैं। आई एंड यू नेवर ईच अदर, ओ सिट्स सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ एम, ओ जो है वो एम के लेफ्ट में सेकेंड बैठा हुआ है। तो यहाँ पे क्या हम एम को यहाँ पे दे सकते हैं, एम और फर्स्ट नहीं सेकेंड, ओ यहाँ पे आ जाएगा क्योंकि और कहीं जगह ही नहीं बचा हमें। ओ सिट्स सेकेंड लेफ्ट ऑफ एम, के डज नॉट फेस द इमीडिएट नेबर ऑफ एक्स। अब एक चीज बात वाली बात है, जब यहाँ पे सेकेंड में एम एम एन ओ तो एक्स ही बचा, तो एक्स यहाँ पे दे दीजिए। अब एक चीज और कह रहा है, ओ सीट सेकेंड टू द सॉरी के डज नॉट फेस द इमीडिएट नाइबर ऑफ एक्स, के जो है वह एक्स के इमीडिएट नाइबर में। तो इससे हमें क्या मिलती है, एक क्लू मिलता है कि के यहाँ नहीं बैठेगा, यहाँ आई बैठेगा, और के जो है ये यहाँ पे बैठेगा। चलिए सही से हम ड्रॉ करके आपको बता दें इस चीज को, के यहाँ पे बैठेगा और आई यहाँ पे बैठेगा, क्योंकि इसमें कह रहा है कि के डज नॉट फेस द इमीडिएट नाइबर ऑफ एक्स, के जो है वो एक्स के इमीडिएट नाइबर पे नहीं बैठा है, फेस कोई भी के डज नॉट फेस द इमीडिएट नाइबर ऑफ एक्स। अब यहाँ पे देख लीजिए जे के, तो एल शायद एक एल होगा, हाँ एल, तो एल हो गया।
तो ये बैठ गए, मतलब कि ये जो रो 1 में है सारे के सारे साउथ की तरफ देख रहे हैं और रो 2 वाले सारे के सारे नॉर्थ की तरफ, तो ये बन गया। तो देखिए जब भी आप, सबसे पहले क्या है कि आपको अभी इजी लग रहा होगा ये कि हमने यहाँ पे प्रैक्टिस करके मतलब कि हम तुरंत बैठ गए, नहीं। आपको आप जब खुद अपने आप से प्रैक्टिस कीजिए तो हमेशा ध्यान रखिए कि ड्रॉ कैसे होगा। ड्रॉ हमेशा ऐसे कीजिए पैरेलल रो में, अगर दो पॉसिबिलिटी रखते हैं, एक लेफ्ट में रखिए एक राइट में रखिए, इससे आपका टाइम बचेगा। और अगर आप इसके नीचे की तरफ देखेंगे तो कभी आपको ऊपर नीचे करना पड़ेगा, इसलिए हम चाहते हैं कि आपको इसी तरीके से बताएं कि आपका एक एक दो दो सेकंड जहां पे बचे, क्योंकि वही एक एक दो सेकंड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो ये हो गया, ये बैठ गया, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में तो आता ही आता है, मतलब एग्जाम में पैरेलल रो वाला आजकल तो आता ही आता है। चलिए अब इसका आंसर भी देख लें। Who among the following sits at the extreme in the of rows? तो JX देख लीजिए, J और X नहीं, J तो मिड में बैठा है तो ये नहीं होगा। H और M, H यहाँ पे बैठा हुआ है और M कहाँ पे बैठा हुआ है, यहाँ पे, तो ये भी नहीं होगा, M मिड में बैठा हुआ है। L और J कहाँ पे बैठा हुआ है, मिड में। L कहाँ बैठा है, ये भी मिड में, ये भी नहीं होगा। L और Z दोनों मिड में बैठे हैं। H यहाँ पे बैठा हुआ है लेकिन Y भी मिड में, ये भी नहीं होगा। G और X, G साइड में बैठा है और X में भी साइड में बैठा हो, तो E शुड बी द योर आंसर। हु एमंग द फॉलोइंग फेसेस J की तरफ कौन फेस कर रहा है, M मतलब ऑप्शन नंबर ए। हाउ मेनी पीपल आर सीटेड बिटवीन L एंड I, L और I के बीच में कितने लोग बैठे हैं, 2 पीपल, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, G इज रिलेटेड टू M इन द सेम वे एज J इज रिलेटेड टू N बेस्ड ऑन द गिवन अरेंजमेंट। G जो है वो M से रिलेटेड है किसी ना किसी तरीके, तो G यहाँ पे है, उसके जो मतलब सामने बैठा उसके सेकंड राइट में M। J इज रिलेटेड टू N, J के सामने उसके सेकंड राइट में N। तो टू विच ऑफ द फॉलोइंग K इज रिलेटेड, K के सामने उसके सेकंड राइट में ये X आ जाएगा, तो X हो जाएगा आंसर ये। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग K, K के रिगार्डिंग कौन सा सही है, Z फेसेस K, ये तो बिल्कुल भी सही नहीं है। L इज इमीडिएट नेबर ऑफ K, ये भी सही नहीं है। H सिट सेकेंड टू द राइट ऑफ K, K के राइट में H सिट सेकेंड टू द राइट ऑफ K, K के राइट में सेकेंड नहीं, ये लेफ्ट में बैठा है सेकेंड। K सिट्स एक्सट्रीम द लाइन, ये भी गलत है। Z फेसेस द वन हु इज सेकेंड टू द राइट ऑफ K, K के राइट में सेकेंड कौन है, L, Z इज ऑप्शन नंबर ई सही है ये। 4 of the following alike in certain way based on the given arrangement and so form a group, which of the one does not belong to not being to that group। M और K को ले लीजिए, M यहाँ पे है और K यहाँ पे है, तो उसके पड़ोसी और पड़ोसी का लेफ्ट या राइट से, मतलब कि पड़ोसी का तुरंत लेफ्ट। एंड K, N देख लीजिए उसका पड़ोसी और उसका राइट वाला। Z और G, Z का पड़ोसी L, सॉरी Z के सामने वाला L और उसका पड़ोसी G। O का पड़ोसी Z और Z के सामने L। Y का पड़ोसी K, लेकिन H उसके ना सेकेंड पे लेफ्ट या राइट पे है, जबकि हर जगह में फर्स्ट ये लेफ्ट या राइट था, तो ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। देखिए आपको पजल को सॉल्व करने में जितना समय लगता है उतना ही समय 4 से 5 क्वेश्चन में भी करने में लगेगा, तो आप प्रैक्टिस ऐसा कीजिए कि आपको 3 से 4 मिनट में पजल सॉल्व हो जाए, क्योंकि इस तरह के पजल 3 से 4 मिनट का आपका लेगा ही लेगा, और उसके बाद इस पे 5 या कभी कभी 6 भी क्वेश्चन होते हैं, तो वो भी करने में आपको 2 से 3 मिनट लगेगा। इतना तो टाइम रहता नहीं आपके पास कि 10 मिनट आप एक ही पजल में दोगे, 10-12 मिनट, तो फिर वो दिक्कत हो जाती है। तो आप प्रैक्टिस इतने अच्छे से कीजिए कि आपको हर चीज़, और मैं इसी क्लास में आपको आप लाइट मोड पे देखते रहिए, मैं आपको एक से एक क्लू बताऊंगा कि आपको अटेम्प्ट कहाँ पे करना है, कौन सा रीजनिंग के पजल में ऐसा नस है जो आपको सबसे पहले पकड़ना है, उस नस को पकड़ने के बाद कहाँ से हम पजल को स्टार्ट करें कि हमारा जो पूरा का पूरा पजल जल्दी और सही तरीके से सॉल्व हो जाए। चलिए, हाँ, आशा करता हूँ कि ये पजल बहुत ही आपको, सिटिंग अरेंजमेंट बहुत ही आपको अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 कहता है इन ए कॉलम ऑफ 20 स्टूडेंट ए इज 14th फ्रॉम द टॉप। ए जो है टॉप से 14th पे है और बी है 9th है, कहाँ से, बॉटम से। देन हाउ मेनी बॉयज आर देयर बिटवीन ए एंड बी। एक चीज आप देख लीजिए, कोई भी ये इस तरह से मान लीजिए कॉलम है और उसमें जो ए का स्थान है टॉप से कितना है, 14th है,
14th है, कौन बैठा है ए, और बी का स्थान तो जो है 20 में, बी का स्थान बॉटम से कितना है, वो 9th है, यहाँ से जाएगा और वहाँ पे 9th होगा, 9th, और ये बी का स्थान है। देन हाउ मेनी पीपल बॉयज आर देयर बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच में कितने लोग बैठे हैं। तो एक चीज आप ध्यान रखिए इस चीज को, इस तरह के पजल को सॉल्व करने में जैसे आपने ए का देख लिया कि टॉप से 14th, तो बी पे ध्यान दीजिए, बी का है 9th फ्रॉम द बॉटम, तो बी का फॉन्ट से आप ये कर लीजिए, फॉन्ट से या फिर जो टॉप से, तो 20 है, उसमें से बी का स्थान क्या है, 9, तो 20 -9 कितना हो जाए, 11, और इसमें +1 हो जाएगा। इससे हमें बी का पता चल जाएगा कि बी का टॉप से क्या है, मतलब कि रैंक क्या है, तो 12th हो जाएगा, और ए का टॉप से है 14th दिया हुआ है, तो कितने लोग बैठे हैं, तो 13th वाला होगा, मतलब ओनली 1 लोग बैठे हैं, मतलब सिर्फ एक लोग बैठे हैं, 12, 13, 14, तो सिर्फ एक ही लोग दोनों के बीच में बैठे हैं। तो इस तरह के ना आपको इतनी ड्रॉ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप ऐसे करके एग्जाम में इस तरह से बनाना, बहुत ही ये मतलब कि डरना नहीं है कि कैसे निकालेंगे +1 -1। आपने देख लिया कि ए का 14th है टॉप से और बी का 9th है और टोटल 20 दिया हुआ है, तो इस तरह के पजल को सॉल्व करने के लिए आप सबसे पहले बी का जो है फॉन्ट से, मतलब टॉप से आप निकाल लेना, तो 20 - 9 इक्वल टू कितना, 11, और उसमें +1 जोड़ देंगे, तो क्या हो गया, हमें बी का जो है स्थान प्राप्त हो गया टॉप से। तो टॉप से बी का होगा 12th और ए का 14th, तो बीच में कितने लोग बैठे हैं, तो एक ही लोग बैठेगा ना, जो 13th नंबर वाला लड़का बैठा है या स्टूडेंट बैठा है, तो एक इज द शुड बी योर आंसर। इस तरह के क्वेश्चन को बस 10 से 15 सेकंड में एकदम कोई पेन भी चलाने की जरूरत नहीं है, सॉल्व कर दीजिए। और फार्मूला कभी भी मत रखिए ऑर्डिनरी रैंकिंग का कि +1 -1 कहाँ पे होगा, इसको समझिए, समझ जाएंगे आप तो हर चीज को सॉल्व करेंगे। 5 से 10 क्वेश्चन आप अगर मैं समझाऊंगा आप आराम से कर सकते हैं। नेक्स्ट ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन आ गया, रीड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन। अब इस तरह के ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन अगर आपके पास 3, जैसे 8 से 10 में आप देख रहे हैं कि 3 क्वेश्चन है, तो सबसे पहले आप ये प्रैक्टिस कीजिए कि यहाँ पे लिख दें कि मतलब कि एक तरह से संपर्क हो जाए। अब यहाँ पे कोई कोई बच्चे क्या करते हैं ना, वो ड्रॉ कर लेंगे कि एक्स इज द सिस्टर ऑफ वाई, तो यहाँ हमने लिख दिया एक्स इज द सिस्टर ऑफ वाई। तो यहाँ पे ड्रॉ आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट क्वेश्चन पे चले जाइए। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन मीन्स ए इज डॉटर ऑफ बी। अब इसके लिए सारा का सारा आपको ये करने की जरूरत नहीं है कि सारा का सारा हम करने के लिए जाएं कि 1 से लेकर के 5 तक, तो कम से कम आपको 2 मिनट से 3 मिनट इसी में लग जाएगा। तो एक क्वेश्चन में 3 मिनट लगाना, और वो भी प्रीलिम्स लेवल तरह के क्वेश्चन में, बहुत ही गलत है, बहुत ही मतलब कि पाप करना, एक पाप के बराबर है। इस तरह के क्वेश्चन को कैसे हम सॉल्व करें मैं आपको बताता हूँ। ए इज द डॉटर ऑफ बी, इसका मतलब क्या है, एज का जेंडर क्या होना चाहिए, डॉटर, मतलब कि फीमेल होना चाहिए। अब किस चीज में यहाँ पे फीमेल हो सकता है, सिस्टर में हो सकता है, वाइफ में हो सकता है, मदर में हो सकता है, मतलब इक्वल टू में हो सकता है, समझिए इस चीज को, ग्रेटर देन में हो सकता है, और डॉलर में हो सकता है। तो ए का देखिए कि ये कट, ये लेस देन है, लेस देन का मतलब क्या होता है, सन, तो ये नहीं, इसको ड्रॉ नहीं करेंगे। ए इज लेस देन, इसको भी ड्रॉ नहीं करेंगे। समझ रहे हैं आप लोग कि जहाँ पे जेंडर डिफाइन आपके साथ हो रहा है कि जेंडर ए इज द डॉटर, तो यह डॉटर में क्या होना चाहिए, फीमेल होना चाहिए ना। तो हम जब क्वेश्चन में देख ही रहे हैं कि यहाँ पे मेल आ रहा है, तो हम इसको फिर ड्रॉ करने के लिए क्यों जाएं। अब ये ए इज डॉलर, हाँ यहाँ फीमेल हो सकता है। ए एट द रेट का मतलब है फादर, तो ये नहीं हो सकता है, समझ लीजिए। उसके बाद ए इक्वल टू ए, तो ए का इसमें जेंडर ही डिफाइन नहीं होगा, क्योंकि ए का जब तक जेंडर डिफाइन नहीं होगा तो हम कैसे कर पाएंगे। तो देख लीजिए ए एट द रेट का मतलब फादर, और उसके बाद एक ही बचा है जिसमें ए का फीमेल ए आ सकता है। तो एक बार मैं फिर और देख लूँ, मुझे भी ये ए लेस देन क्यू, तो नहीं होगा। ए लेस देन का मतलब यहाँ पे बेटा हो जाता है, वो भी नहीं होगा। यहाँ पे डॉलर का मतलब यहाँ पे हो जाएगा, डॉलर का मतलब यहाँ पे हो जाएगा सिस्टर, तो सॉरी ये हो सकता है, डॉलर ये हो सकता है। उसके बाद ए एट द रेट का मतलब भी फादर, तो ये भी नहीं होगा।
और इसमें जेंडर डिफाइन नहीं होगा। तो चलिए एक ही आपके पास बचा है, तो इसको ना कर दीजिए, वो क्वेश्चन फिर टिक हो जाएगा इस तरह के क्वेश्चन में। क्या आपने ऐसा कोई रूल पढ़ा होगा जैसे आपने यहाँ पे देखा? क्या कभी ऐसा नहीं, आपको किसी ने नहीं बताया होगा कि पहले इसको देख लीजिए आप कि जहाँ पे ए का जेंडर फीमेल हो तभी हम सॉल्व कर उसको बनाएंगे। अब इसको बना लेते हैं हम एक बार। दे बी एग्जाम में अगर इस तरह से क्वेश्चन आए तो सीधे टिक कर दीजिए, वहां पे जेंडर डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। अब देखिए बी ग्रेटर देन, ग्रेटर देन का मतलब क्या होता है? वाइफ। बी किसकी बीबी है? आर की। और नेक्स्ट है एट द रेट ए, एट द रेट का मतलब है, एट द रेट का मतलब है फादर। ये पापा हैं, किसके पापा हैं? ए के पापा हैं। और डॉलर क्यू, डॉलर क्यू मतलब क्या है? इसके भाई हैं। कितना, किसका है? क्यू का। क्यू का जेंडर हमें डिफाइन करना भी नहीं है, इसे पता चल रहा है ना कि बी की जो बेटी है वो ए है। तो बस इसी तरह टिक कर दीजिए, हमने ये मिला दिया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 9। अब इसमें हाउ इज यू रिलेटेड टू वी, तो इस तरह के क्वेश्चन को तो आपको पूरा सॉल्व करना ही पड़ेगा। जनरेशन ट्री से सॉल्व कीजिए। पी एट द रेट यू, एट द रेट मतलब पी पापा है किसके? यू के। इक्वल टू एस, इक्वल टू मतलब ये मम्मी है, किसकी मम्मी है? एस के। ग्रेटर देन मतलब ये वाइफ है, किसकी वाइफ है? वी के, वी के। और उसके बाद है लेस देन टी, लेस देन का मतलब है सन, बेटा है किसका? टी का। देख लीजिए। तो हाउ इज यू रिलेटेड टू वी, यू जो है वो वी से किस प्रकार रिलेटेड है? तो पत्नी की मम्मी, पत्नी की मम्मी मतलब मदर इन लॉ, सासू माँ जिसको बोलते हैं। तो ऑप्शन ई इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ इज जे रिलेटेड टू के, तो पूरा डिफाइन कर दीजिए। जे के से किस प्रकार रिलेटेड है? तो डी डॉलर ई, डॉलर का मतलब है और जब मैं एक चीज आपको बता दूं, जब जे और के में ये पूछ रहा है ना, रिलेशन पूछ रहा है, तो आप ना बस इतना ही लीजिए जे और के। तो के आपने यहाँ पे बना दिया, लेस देन का मतलब क्या हुआ? बेटा है। के किसका बेटा है? यू का। और डॉलर जे, डॉलर मतलब कि सिस्टर है, किसकी सिस्टर है? जे की। तो हाउ इज जे रिलेटेड टू के, तो जे जो है वो के से किस प्रकार रिलेटेड है? यहाँ पे आप देख रहे हैं कि के से के यू जो है वह के की मम्मी है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं डॉलर जे, डॉलर जे का मतलब सिस्टर, बहन, इसकी बहन है। तो चलिए सबसे पहले ये बात है कि हम इसको पूरा एक बार ड्रॉ कर ही लेते हैं कि कंफ्यूजन ना हो। मुझे यहाँ पे ना कैन नॉट बी डिटरमाइंड आ रहा है, तो कंफ्यूजन ना हो। पहले डी डॉलर ई, डॉलर मतलब बहन है किसकी? ई की। एट द रेट, एट द रेट का मतलब है पापा हैं, ई किसके पापा हैं? के। अब लेस देन, लेस देन का मतलब होता है बेटा, किसके, किसका बेटा है? के। तो यहाँ पे हो जाएगा क्या? यू, एक मिनट सॉरी, यहाँ पे किसका, किसका बेटा है? के लेस देन के, लेस देन, लेस देन का मतलब यहाँ पे बेटा, किसका बेटा? यू का। और डॉलर जे, डॉलर क्या है? डॉलर बहन, जे की बहन। तो यहाँ पे एक चीज ध्यान देने वाली बात है कि हाउ इज जे रिलेटेड टू के, तो हम के का जेंडर नहीं डिफाइन कर सकते हैं ना। जे के से किस प्रकार रिलेटेड है? कैन नॉट बी डिटरमाइंड, क्योंकि हमें जे का जेंडर पता नहीं चल रहा है ना। जे का जेंडर डिफाइन कैन नॉट बी डिटरमाइंड, ई इज द योर आंसर। बस ऐसे ही उसी तरह से जैसे हमने बताया था कि इसको शॉर्टकट तरीके से भी कर सकते हैं कि के यहाँ पे था, जे यहाँ पे था, हमने इधर से भी ले लिया कि के का जो है वो जेंडर डिफाइन है, जेंडर डिफाइन नहीं हो रहा है तो हम नहीं कर सकते हैं, फिर तो कैन नॉट बी डिटरमाइंड हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि ए वोमेन वॉक्स 8 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट टू रीच पॉइंट यू। चलिए इसको डिफाइन करते हैं। स्टार्टिंग पॉइंट, ये वोमेन यहाँ पे लिख लीजिए, और ये स्टार्टिंग पॉइंट, इसको डिफाइन करें स्टार्टिंग पॉइंट।
अब वो ईस्ट के तरफ चली और यू पे पहुंच गई है कितना मीटर, 8 मीटर चलने के बाद। सी टर्न टू द हर राइट, अब ईस्ट यहाँ इधर घूमी हुई है तो उसका राइट कैसे हो जाएगा, यहाँ पे राइट अब 5 मीटर और रीच द पॉइंट वी के तरफ पॉइंट वी पे पहुंच गई। देन सी टर्न्स टू हर लेफ्ट एंड वॉक 9 मीटर टू रीच पॉइंट डब्ल्यू। अब जब हम 5 मीटर, देन सी टर्न टू हर लेफ्ट, अब जब ऐसे आ रही है और अपने लेफ्ट की तरफ घूमेगी तो यहाँ पे ऐसे जाएगी और वो कहाँ कितना मीटर चलती है, 9, और सी टर्न लेफ्ट और डब्लू पॉइंट डब्लू की तरफ पहुंच गई। एंड सी टर्न टू हर राइट एंड वॉक्स 11 मीटर, फिर वो राइट तो ऐसे जाएगी और 11 मीटर चली तो रीच पॉइंट एक्स। फाइनली सी टर्न टू द हर राइट, अब इधर से साउथ की तरफ आई तो साउथ की तरफ अगर राइट घूमेगी वो तो मतलब वेस्ट तक की तरफ चला जाएगा और ये कहता है कि 20 मीटर चली गई, यहाँ पे 20 मीटर। और किस पॉइंट पे पहुंची है, पॉइंट वाई पे, तो वाई पे हमने लिख दिया, बस खत्म, इतना इन्फॉर्मेशन था। तो व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन ए स्टार्टिंग पॉइंट एंड वी, स्टार्टिंग पॉइंट और वी के बीच में कितना है, तो ये है स्टार्टिंग पॉइंट, तो यहाँ से यहाँ तक करना है। तो याद ध्यान रखिए 8 का स्क्वायर और प्लस 5 का स्क्वायर, तो 64 और प्लस 52, सॉरी 25 तो कितना हो गया 89, रूट 89। तो इसका आंसर हो जाएगा रूट 89, क्योंकि ये किसी का भी स्क्वायर नहीं होता, तो रूट 89 मीटर इज द योर आंसर। इसका स्नैपशॉट लेके ले लीजिए, क्योंकि डायरेक्शन सेंस में कभी कभी राइटिंग आपको समझ में ना आए, इसलिए हमने स्नैपशॉट ला करके दे दिया कि स्नैपशॉट आप ये इसके स्टार्टिंग पॉइंट और वी के बीच में रिलेशन पूछ रहा था, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि इफ ए वोमेन वॉक 3 मीटर टुवर्ड ईस्ट फ्रॉम पॉइंट वाई टू रीच पॉइंट जेड, देन व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट जेड एंड स्टार्टिंग। एक और पॉइंट आ गया है कि वही वोमेन जो है 3 मीटर अपने ईस्ट के तरफ चली, जो पॉइंट वाई है वहां से ईस्ट के तरफ वो चलती है पॉइंट जेड के तरफ। तो देख लीजिए एक बार, जैसे कि ये ड्रॉअर है, यहाँ पे आपने खत्म किया था और वो 3 मिनट चली है, पॉइंट जेड पे पहुंच गई है, यही कहता है ना। देन व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट जेड एंड स्टार्टिंग पॉइंट, तो ये ना डिस्टेंस हो गया पॉइंट जेड और स्टार्टिंग पॉइंट का। तो देख लीजिए 5 मीटर ये और 11 मीटर ये, दोनों प्लस हो जाएगा ना, 11 5 16, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। डायरेक्शन सेंस में सबसे जरूरी चीज है कि आपका जो ड्रॉ करते हैं ना, जब भी डायरेक्शन ड्रॉ करते हैं तो उसको सही तरीके से आप ड्रॉ कीजिए, बहुत ही अच्छे तरीके से ड्रॉ कीजिए जो आपको पता चल पाए। ऐसे अगर परफेक्ट तरीके से करेंगे तो आपको ये दिक्कत नहीं होगी, आप आंसर तुरंत कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखिए जैसे कि लास्ट भी क्वेश्चन था कि वो वोमेन वाई से ईस्ट के तरफ, ईस्ट मतलब ये हुआ यहाँ से यहाँ के तरफ 3 मीटर चली और वो पॉइंट जेड पे पहुंची, तो यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस कितना था, टोटल 20 मीटर और 8 मीटर और 9 मीटर, तो 9 8 17, इसलिए हमने यहीं पे ये कर दिया है ड्रॉ। 17 और 20, तो 20 माइनस 17 इक्वल टू 3, तो यही आ गया ना स्टार्टिंग पॉइंट। इसलिए तो कितना होगा स्टार्टिंग पॉइंट से, तो ये u से v के बीच में जो चली थी और w से x के बीच में चली थी, दोनों जुट जाएगा तो यही दूरी हो जाएगी, तो मतलब 16 मीटर इज योर आंसर। तो कैसा लगा आपकी क्लास, फीडबैक, जी हाँ फीडबैक देना जरूर मत भूलिए। hi@lotwin पे हमें मेल भी कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, लाइट मोड को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बहुत जल्द आपके पास रीजनिंग का, क्वांट का, जीए का शेड्यूल भी बहुत जल्द आ जाएगा, यूं कहे कि नेक्स्ट वीक आपके पास जरूर आ जाएगा। कि हम रीजनिंग चाहते हैं कि पर डे कम से कम 2 क्लास लें और आपका रीजनिंग पूरी तरह से स्ट्रॉन्ग कर दें, बेसिक से लेकर के सब कुछ तक, कि आपको किसी भी तरीके से प्रॉब्लम ना हो। अगर आपको कोई डाउट है इस क्लास में भी तो hi@lightmode.in पे मेल कीजिए और कमेंट बॉक्स में जो इस वीडियो के नीचे जो कमेंट है उसमें कमेंट कीजिए। तो कमेंट करेंगे तभी हमें फीडबैक पता चल पाएगा और हम अपना वीडियो इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए क्वालिटी हम जान लीजिए कि हम क्वालिटी ही प्रोवाइड करते हैं, क्वालिटी ही देंगे। तो थैंक यू सो मच वॉचिंग द सेशन, ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम। आपका दिन शुभ हो, बाय बाय।